साथियों नमस्कार। मैं हूं सुनील ठाकुर और स्वागत है आपका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म पढ़ो भारत पर। तो पिछली दो क्लासेस हमने डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने 10-10 सवाल लगाए, यानी कि दो सेट हमने उसमें लगाए और तीसरी क्लास आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। सीडीपी ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज जो है आपका सीरियल नंबर 21 से लेकर के हम 30 तक के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पिछली दो वीडियोस जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी हैं, दो क्लासेस नहीं देखी हैं, उन क्लासेस को आप जरूर से अटेंड करेंगे, तभी आपके जो है वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं हम, रट्टाफिकेशन से बचेंगे। और जो आवश्यक सूचना है अभी कि जो सीटैट है वो पोस्टपोन भी हो गया है और नई जो डेट है आपके लिए उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन जो नई डेट है वो 1/9/2026 तक है आपके लिए अंतिम तिथि। और जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से ही है, यानी कि 25 अगस्त से आज से शुरू होंगी और अगले महीने की यानी कि सितंबर के 9 तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। जो इच्छुक व्यक्ति हैं, इच्छुक कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नहीं भरा था सीटैट किसी कारणवश, वो अब भर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, आज एक और जो है क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। एंड तक आप बने रहिए और अपना स्कोर कार्ड जो जरूर शेयर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक किए हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला सवाल है आपके लिए, ये पहला सवाल है आपके लिए 21 सवाल से जो है हम शुरू करने वाले हैं और 30 सवाल तक जो हम आज अटेंड करने वाले हैं इस क्लास को। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज का सफर शुरू। तो आपके लिए जो पहला सवाल है 21 रहेगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी से आपने अपना आंसर जो है बताना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्या जीन प्याजे हैं? नहीं है। आपको मैंने पिछली वीडियोस जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी हैं वो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हमने शॉर्ट जो है हम चर्चा कर ही रहे हैं। हाँ, मैं आपके लिए जो है वो लॉन्ग वीडियो जरूर लेके आऊँगा और हम अलग से जो है इन जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उन पे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। लेकिन पहले हमारी जो सीरीज़ है हम इसको पूरा करेंगे। 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज ये अंतिम वीडियो रहेगी, उसके बाद हम आपके लिए हिंदी शिक्षण के भी जो है आज से ही शुरू कर देने वाले हैं क्लासेस। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। तो बीएफ स्किनर हैं? बिल्कुल नहीं। तो सही करेक्ट जवाब है आपके पास अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। अल्बर्ट जो बंडूरा हैं उन्होंने क्या किया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। लेवाइगोत्स्की कौन सा सिद्धांत है? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जेडपीडी का, ठीक है। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? लेवाइगोत्स्की ने, ठीक है। जॉन ऑफ प्रोक्सीमेटल डेवलपमेंट। तो ये आपने जरूर से ध्यान में रखना है और ये टैट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया। तो आपने लेवाइगोत्स्की को टिक करना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लेवाइगोत्स्की जी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? तो इसके भी प्रतिपादक कौन है? लेवाइगोत्स्की है, ठीक है। और बात करें जीन प्याजे की। जीन प्याजे आपको पता है काफी इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं सीडीपी में, ठीक है। तो जीन प्याजे से क्वेश्चन हमेशा जो है बनते हैं सीटैट में या टैट में, ठीक है। तो जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें इन्होंने क्या बताया था? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इनके बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और संज्ञानात्मक विकास का जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था और अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं में जो है वो अपने
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बांटा है। ठीक है, 4 अवस्थाओं से उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो होकर के गुजरता है और प्रत्येक अवस्था में जो है उसके अपने अपने अनुभव रहते हैं जो उन्होंने जो है बताया भी था। ठीक है, 0 से 2 वर्ष में क्या है, 2 से 7 वर्ष में क्या है, 7 से 11 वर्ष में क्या है, और 11 प्लस एज में आपको पता है किशोर अवस्था होती है, जिसे तनाव और तूफान का काल भी कहते हैं स्टेनले हॉल के अनुसार। ठीक है, स्टेनले हॉल ने क्या कहा था, तनाव और तूफान का काल भी उसे कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ये। और आपने ये ध्यान रखना है, जीन पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बात करें बीएफ स्किनर की। इनसे भी टैट में तो अवश्य ही क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है इनसे। तो ये स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत, कौन सा, क्रिया, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, आपने ये नोट डाउन जरूर करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशन हम इसे कहते हैं। तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशन की थ्योरी दी थी। और एल्बर्ट बंडूरा को आपको पता है, एल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। और ले वाइगोत्स्की की हम बात कर चुके हैं, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट की अवधारणा भी इन्होंने दी थी। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और नोट जरूर करना है, पेन कॉपी जरूर अपनी साथ में रखनी है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? जल्दी से आपने इसका आंसर बताना है। जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में प्रारंभ होती है? पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो पिछली वीडियो जिन्होंने लगाई उनको तो पता है, जल्दी से बताएंगे। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, 11 वर्ष। क्योंकि 15 वर्ष तो जीन पियाजे ने कोई भी एज नहीं बताई है। ठीक है, तो एडोलेसेंस में ही आ जाता है ऑलरेडी। 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष कौन सा है, जन्म से 2 वर्ष कौन सा है, जल्दी से, संवेदी गामक अवस्था, बिल्कुल, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, 2 से 7 वर्ष में कौन सी है, 2 से 7 वर्ष में है आपकी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, 2 से 7 वर्ष में कौन सी है? पहली संवेदी गामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष माफ करिएगा, और 2 से 7 वर्ष में आपकी कौन सी आ जाती है? जल्दी से आपने, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, आपने जल्दी से इसका आंसर जो है वो जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन जो है वो करेक्ट बताता है। और आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इस पर आते हैं। वाइगोत्स्की ने निकट विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी की संकल्पना किसके संदर्भ में दी? आपने जल्दी से इसका आंसर बताना है, और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आपने जरूर से बताना है। ठीक है, शिक्षण की कठिनाइयों, वाइगोत्स्की ने निकट विकास क्षेत्र जेडपीडी की संकल्पना किस संदर्भ में दी है? जेडपीडी का अर्थ क्या है, मतलब सीधे से क्वेश्चन ये है, आपने जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो जेडपीडी का अर्थ क्या है? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कैसे हो जाएगी, चलिए बात करते हैं। शिक्षण की कठिनाइयों, शिक्षण की कठिनाइयों से जेडपीडी का कोई अर्थ नहीं है। बच्चों की सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सांस्कृतिक सहभागिता की अगर बात करते तब ये ठीक हो जाना था। ठीक है, परंतु यहाँ पे पूछा है जेडपीडी। ठीक है, जेडपीडी सामाजिक सहभागिता से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बात करें, बच्चों की रचनात्मकता, रचनात्मकता से जेडपीडी का कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका मीनिंग है ना, एग्जैक्ट मीनिंग है वो रचनात्मकता से संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बच्चों की मानसिक, मानसिक, यहाँ पे मानसिक लिखा गया है तो ये आपने करेक्ट करना है। ठीक है, मानसिक, मानसिक है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने करेक्ट करना है। बच्चों की मानसिक विकास क्षमता जो है आपकी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम की
स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, अधिगम के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जल्दी से आपने इसका आंसर बताना है। रटना नेगेटिव वर्ड है, आपको पता है। दंड देना नेगेटिव वर्ड है, हम इसे एलिमिनेट कर चुके। और पहली क्लास जिन्होंने नहीं, अभी पहली 2 क्लासेस आपने अटेंड नहीं की हैं, तो आपको आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि हमने बताया है पहली 2 क्लासेस आप अगर देख के आएंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और सवाल जो है बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम बेसिक टू हाई जाएंगे। ठीक है, अब तो हमारे पास थोड़ा सा और समय भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि अब बेसिक से हाई लेवल तक हम जाएं। ठीक है, एकदम से हाई लेवल भी नहीं जाएंगे, ताकि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके और आप जो है एग्जाम को क्रैक करके आ जाएं। ठीक है, तो ऐसी हमारी जो हमारे चैनल की तरफ से अ, हमारी पूरी टीम की यही जो है वो कोशिश रहने वाली है। ठीक है, तो आपने इसका करेक्ट जवाब बताना है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? दंड देना आपको पता है नेगेटिव है। रटना बिल्कुल नेगेटिव है। आपके दोहराना, बार बार अगर आप दोहराएंगे तो भी जो है अधिगम अर्थपूर्ण नहीं होगा। तो अर्थपूर्ण अधिगम इसका बिल्कुल सही जवाब है। अर्थपूर्ण अधिगम कैसे सही है? क्योंकि बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज होता है ना, पूर्व ज्ञान जो होता है, जो नया ज्ञान आप उसे सिखा रहे हैं उसके प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो सिखाना पड़ता है, तभी बच्चा जो है मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो कर पाता है। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेरणा के आंतरिक स्रोत को क्या कहते हैं? प्रेरणा के, मोटिवेशन के इंटरनल सोर्स को हम क्या कहते हैं? जल्दी से आपने बताना है। बाह्य प्रेरणा, दंड प्रेरणा, प्रतियोगी प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा? प्रेरणा के आंतरिक स्रोत को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो जाएगा? बाह्य प्रेरणा क्या होती है आपको पता है? प्रशंसा के लिए जो काम करता है। ठीक है, ये मास्टरी ओरिएंटेड नहीं होती। जो बाह्य प्रेरणा है ना, ये मास्टरी ओरिएंटेड प्रेरणा नहीं होती है, और ये बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग करने में भी सहायता नहीं करती है। ठीक है, बच्चा कुछ समय के लिए जो है वो प्रशंसा के लिए या दिखावे के लिए, ठीक है, ऐसा जो है काम करता है। लेकिन एक समय के बाद जब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है अपनी फीलिंग्स को, तो वो क्या करता है कि उस मोटिवेशन के जरिए बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने जो है गोल अचीव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आंतरिक संतुष्टि और अपने मन की जो है क्या बोल सकते हैं हम, एक प्रकार से अपने मन को जो संतुष्टि देने वाला कार्य करता है वो करती है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन के जरिए आप जो है अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं और उनको अचीव करने में आप जो है कहीं ना कहीं सक्षम रहते हैं। और आंतरिक प्रेरणा आप देखना, जब भी आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती है तो आप लंबे समय तक जो है उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन बाह्य प्रेरणा पुरस्कार के लिए या किसी रिवॉर्ड के लिए ही हो सकती है, तो वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं चलती है। दंड प्रेरणा, ये तो नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, दंड तो दंड से नहीं सीख सकता बच्चा। अगर दंड देंगे तो बच्चा अ, घबरा सकते हैं, और बच्चे जो है वो अगर डर जाएंगे तो उनका लर्निंग पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। तो ये नेगेटिव वर्ड है। प्रतियोगी प्रेरणा, और मैंने आपको 100 बार कहा है कि बच्चे को आपने जो है वो सीडीपी का केंद्र बना के रखना है। ठीक है, यानी बच्चा ही क्या है, भगवान है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग से आपने क्या करना है, ऑप्शंस जो है वो देख के मार्क करने हैं, एकदम से नहीं करने। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। प्रतियोगी प्रेरणा, प्रतियोगी प्रेरणा बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। प्रतियोगी नहीं बनाना है बच्चे को, कंपटीशन में नहीं डालना है। बच्चा कंपटीशन के लिए तो पढ़ लेगा और फर्स्ट आ भी जाएगा, लेकिन उस फर्स्ट आने का मतलब ही क्या बनता है जब आपके पास आपका नॉलेज नहीं हो जाएगा उस वस्तु उस चीज के बारे में। उस बच्चे को अगर नॉलेज नहीं होगा तो आपके पढ़ाने का और पठन पाठन की जो क्रिया है उसका फिर कोई लाभ ही नहीं बचता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम में सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट से क्या तात्पर्य है? गलती पर दंड देना। अब आप बताओ, दंड देना नेगेटिव है, निकाल दो इसको। सही व्यवहार को मजबूत कर,
गलती पर दंड देंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे के अनुभवों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। बच्चे के अनुभवों को आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है बतौर टीचर। आप बच्चे को नकारात्मक पुनर्बलन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे बच्चे में डर या भय की भ्रांति जो है वो उसके मन में उत्पन्न हो सकती है, और यदि ये विकार उत्पन्न हो गया तो बच्चा जो है आपसे कुछ भी सवाल पूछना बंद कर देगा। घबराहट के कारण वो पढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसे आपने नहीं करना है। आपने क्या करना है, हाँ उसको रिवॉर्ड भी नहीं देने हैं ताकि उसको लत ना लग जाए रिवॉर्ड्स की, वो भी गलत है, लेकिन दंड तो आपने बिल्कुल भी नहीं देना। सही व्यवहार को मजबूत करना, नए पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो करना, और शिक्षण सामग्री का वितरण करना। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। सही व्यवहार को मजबूत करना मतलब सटीक बिहेवियर को जो है क्या करना है, आपने स्ट्रॉन्ग करना है बच्चे के। नए पाठ्यक्रम का निर्माण करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, ये भी नेगेटिव है। शिक्षण सामग्री का वितरण करना, ये भी वितरण करना, शिक्षण सामग्री का वितरण करना, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पिछली वीडियोस में भी आया, ठीक है, जिसने देखी है उसको पता है। तो आपको बताया था कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं, ठीक है। कोहलबर्ग ने कितने बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं, जिसमें कितने 6 चरण है, क्योंकि प्रत्येक जो चरण है उसमें 2 प्रकार हैं, ठीक है। 3 स्तर और प्रत्येक स्तर में 2 चरण बताए गए हैं, ठीक है। तो कितने 3 स्तर हैं और 6 चरण है उसमें, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो 27 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आप इसे मजाक में मत लीजिएगा, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर हैं? तो आपने बताने हैं सर 3 स्तर हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि 3 स्तरों में कितने चरण हैं, तो आपने बता देना है सर 6 चरण, ठीक है। तो आपका जो है 1 नंबर कटने से बच सकता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अपने ये ध्यान में रखना है। 5 स्तर तो हमने बताए नहीं है, 4 स्तर भी नहीं है, 2 स्तर। कितने हैं एग्जैक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इसी बात पे आपने क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और आगे की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो पढ़ो भारत के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को आपने क्या कर लेना है, अपने लक्ष्य प्राप्ति का सहारा मान करके सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने जल्दी से बताना है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताना है भाई। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? क्या कहती है भाई? बताया था पिछली वीडियो में। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किस बात पर प्रमुख बल देती है? तो वो देती है कि भाई सभी बच्चे जो हैं वो समान हैं, और सभी को जो है समान शिक्षा के जो है अवसर हैं, शैक्षिक अवसर हैं, वो दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन उस चीज़ की वकालत करती है। तो आप कह रहे हैं भैया केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, तो ये तो फिर बात नहीं बनी। सभी बच्चों को समान अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। प्रतियोगिता बढ़ाना, कंपटीशन नहीं बढ़ानी भाई। बच्चे को हमने केवल फर्स्ट नहीं लाना है, बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग की हमें चिंता होनी चाहिए। केवल मेधावी स्कॉलर बच्चों को चुनना, ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि सभी बच्चे जो हैं समान हैं, और सीखने की कैपेसिटी सभी की समान हालांकि नहीं हो सकती है, लेकिन क्या करना है, सभी बच्चों को समान अवसर जो है वो दिए जाने चाहिए, और हर एक बच्चा, हर एक शिक्षार्थी जो है वो सीखने के लिए
सीखने का जो स्तर है उनका उनको जो है एक साथ जो है पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन ये इस चीज़ की वकालत करती है। और यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुपौलिकता सिद्धांत के अनुसार किन बुद्धियों में प्रकृतिवादी बुद्धि शामिल है? ये थोड़े से ऑप्शन मुझे लगते हैं यहाँ पे, ये मिसप्रिंट हुआ है यार, तो इसमें क्वेश्चन मुझे लगता है, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रकृति, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, पर्यावरण और प्राकृतिक चीजों को पहचाने, समझने तथा वर्गीकृत करने की क्षमता किस बुद्धि क्षमता को दर्शाती है? आपने नोटिस कर लिया होगा जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रकृति, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, पर्यावरण और प्राकृतिक चीजों को पहचानने, समझने और वर्गीकृत करने की क्षमता किस बुद्धि क्षमता को दर्शाती है? तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने, आपको पता है कि 8 प्रकार की बुद्धियां दी हैं और उसमें जो सबसे अंतिम है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। ठीक है, यानी कि प्रकृतिवादी। ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि जो है वो 8th नंबर की है और सबसे एंड में जो है इसको उन्होंने दिया। तो ठीक है, और कौन कौन सी है? भाषाई बुद्धि हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार तो पहली है, आपको पता है कौन सी है, भाषिक बुद्धि है। दूसरी आपको पता है कौन सी है, तार्किक गणितीय बुद्धि है। ठीक है, जिसमें बच्चा जो है गणित की लॉजिकली जो है चिंतन करना शुरू कर देता है। स्थानिक बुद्धि है, फिर शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि है, फिर संगीतीय बुद्धि है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, अंतर व्यक्तिक होती है, अंतः व्यक्तिक होती है, इंटरपर्सनल और इंट्रा पर्सनल जो है होती है। ठीक है, इंटरपर्सनल क्या होती है? अपने आप को जो है उसमें बच्चा जो है असेस कर पाता है, और इंट्रा पर्सनल जो है लोगों, 2 या 2 से अधिक लोगों में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 8 प्रकार की बुद्धि जो है उन्होंने, और 8वीं प्रकार की बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि, जो यहाँ पे आपसे सवाल में पूछी गई थी। ठीक है, तो इस पर आपके लिए मैं वीडियो अवश्य लेकर आऊंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे क्योंकि आ, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का है। तो धीरे धीरे चलेंगे, कछुए की चाल चलेंगे, लेकिन मंजिल तक आपको आपकी अवश्य जो है पढ़ो भारत, आपका मार्गदर्शन जो है और आपका सहयोग के जरिए जो हम आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। सीटैट जरूर इस बात का फतेह करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। जोरदार बात है तो लाइक भी जो है वो होनी चाहिए। तो कम से कम इस वीडियो के लिए हम लाइक का टारगेट रखेंगे 50 लाइक। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाइक का टारगेट है हमारा। जल्दी से जो जो भी इस वीडियो को देखेंगे लाइक जरूर से कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी पहचान है। यदि आप सपोर्ट दिखाएंगे तो हमें एनर्जी जो है दोगुना हो जाती है और काम करने की जो है हमारी मंशा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, लेकिन कार्य जो है हम करते रहेंगे। ठीक है, ये आपने जरूर से ध्यान में रखें। ये उत्तर कुंजी भी आपको हम लास्ट में देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा अंतिम जो सवाल है, चलिए आते हैं सवाल पे। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से क्या लाभ होता है? जल्दी से आंसर बताना भैया, हलवा सवाल आया है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से क्या लाभ होता है? जल्दी से आपने बताना है। केवल समय की बचत, बिल्कुल नहीं। शिक्षण को रोचक प्रभावी बनाना, बिल्कुल सही है। केवल परिणाम सुधारना, बिल्कुल गलत। केवल परीक्षा परिणाम सुधारना, बिल्कुल गलत है। छात्रों पर नियंत्रण नियंत्रण नहीं करना है, छात्रों को खुला छोड़ना है, पर इतना भी खुला नहीं छोड़ना है कि वो फिर अपनी एनर्जी को गलत जगह यूज कर ले। ठीक है, तो आपने क्या करना है, छात्र की एनर्जी को यूज करने का अध्यापक को पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनकी एनर्जी को आपको यूज करने का पता होना चाहिए। ठीक है, वरना उनकी जो एनर्जी उसे गलत डायरेक्शन अगर मिल गई तो वो मान के चलिए जो एक साइंटिस्ट जो है भारत के लिए बन सकता था बच्चा, वही क्या बन सकता है, डाकू या कोई और जो है वो बुरे कामों में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और तो ये थे आज के लिए हमारे 30 सवाल। तो ये देख सकते हैं आप, अपनी आंसर की भी मैच कर सकते हैं और आपने बताना है कि आपके कितने आंसर जो है वो ठीक हुए हैं। तो
पढ़ो भारत लर्निंग प्लेटफॉर्म की यही कोशिश रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी जो है अपनी प्रिपरेशन करें और सीटेट में अच्छा स्कोर करके आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम कंटिन्यू अब हिंदी की क्लासेस भी करते लेके आएंगे आपके लिए। तो आपने करना क्या है, अपने चैनल को फॉलो अगर फेसबुक पे हैं आप तो वहाँ पर भी हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म पढ़ो भारत से ही है, तो आपने वहाँ पर फॉलो कर लेना है और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है ताकि सबसे पहले हमारी क्लास जो है वो आपको देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।